हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री बुक का जो 7th चैप्टर है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ये चैप्टर है और ये चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम और मिड टर्म एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आज की वीडियो में है। और सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जो है विजयनगर के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि विजयनगर कहाँ पर स्थित है। विजयनगर जो है भारत में अभी कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, मैप में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि विजयनगर की लोकेशन कहाँ पर है, तो आपको जो है कर्नाटक में दिखाना है। ठीक है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का जो है जो समय रहा है, कब से कब तक रहा है, 14वीं से 16वीं शताब्दी तक रहा है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर प्रथम और बुक्का, ठीक है ना, हरिहर प्रथम और बुक्का द्वारा जो है 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो राजाओं ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो राजा थे वो किस राजवंश से संबंध रखते थे, संगम वंश से, संगम राजवंश से संबंध रखते थे। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक, पहला कि विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में अभी वर्तमान में। और इसकी खोज किनके द्वारा की गई थी, तो संगम राजवंश के जो राजा थे हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य पर जो है 4 राजवंशों का शासन रहा है। ठीक है, 4 राजवंशों का शासन रहा। तो पहले जो थे कौन थे, पहला जो था संगम राजवंश था। संगम राजवंश में जो है हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम आ गए। ठीक है, हरिहर द्वितीय और देवराय द्वितीय आ गए। ठीक, उसके बाद दूसरा जो राजवंश था, दूसरा इस पहले राजवंश का जब खात्मा हुआ, अंत हुआ संगम राजवंश का, तो दूसरा राजवंश आया सुलू राजवंश। ठीक है, सुलू राजवंश ऐसे लिखेंगे, सुलू राजवंश। ठीक है ना, सुलू राजवंश दूसरा राजवंश कौन सा है, सुलू राजवंश। और इस राजवंश के जो मुख्य शासक थे वीर नरसिंह सुलू थे। ठीक है, इसके प्रमुख शासक थे। इसके बाद देखिए तीसरा जो राजवंश आया इस पर राज करने के लिए विजयनगर साम्राज्य पर तीसरा राजवंश कौन सा आया, तुलु राजवंश। ठीक है, तुलु राजवंश आया। और इसी राजवंश से संबंध रखते थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे प्रमुख शासक थे विजयनगर साम्राज्य के। और इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजयनगर साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में, विजयनगर साम्राज्य को फैलाने में, या विजयनगर साम्राज्य में जो है मंदिरों का निर्माण करने, नहरों का निर्माण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो कृष्णदेव राय जो है तुलु राजवंश से क्या रखते थे, संबंध रखते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 राजवंश हो गए। और चौथा राजवंश था अराविदु राजवंश। ठीक है, अराविदु राजवंश चौथा राजवंश। ठीक, तो ये 4 राजवंशों का शासन रहा है विजयनगर साम्राज्य पर। पहला राजवंश कौन सा था, संगम राजवंश। दूसरा था सुलू राजवंश। तीसरा था तुलु राजवंश। और चौथा अराविदु राजवंश। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको जो है आप याद रखें कि विजयनगर साम्राज्य पर कितने राजवंशों का शासन रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए विजयनगर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, विजयनगर शब्द का अर्थ है या विजयनगर का मतलब है विजयों का शहर। ठीक है, विजयों का शहर है। और विजयनगर को एक शहर भी माना जाता है और एक साम्राज्य भी माना जाता है। तो शहर और साम्राज्य दोनों के रूप में जो है विजयनगर को देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विजयनगर से संबंधित जो है ये सब महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। और यही सब जो है एक एक नंबर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 4 और 8 नंबर वाले, उन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है विजयनगर से संबंधित आज के वीडियो का, वो है विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में जल की पूर्ति किस प्रकार की जाती थी, जल की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए विजयनगर
एक बात और याद रखना है कि विजयनगर के पास जो है, विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है। तो एक नंबर में ये भी पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के पास स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है। ठीक, अब देखिए इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर कि विजयनगर जो है, विजयनगर में जल की आपूर्ति किस प्रकार की जाती थी। विजयनगर का क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से था, अतः पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने का व्यापक प्रबंधन जो है किया जाता था। यहाँ विजयनगर साम्राज्य में पानी का क्या किया जाता था, संचयन किया जाता था, और यहाँ पर जो है शहरों में, विजयनगर शहरों में जल की आपूर्ति की जाती थी। ठीक, तो पहला देखिए, विजयनगर एक पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था। इसमें तुंगभद्रा नदी, याद रखना आपको, विजयनगर के पास जो है, या विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के पास स्थित था। ठीक है, तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, जिससे जो है विजयनगर साम्राज्य जल की आपूर्ति करते थे। ठीक, इसके बाद देखिए, आसपास का भूदृश्य रमणीय है। रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती हैं। ठीक है, और इन जलधाराओं से जो है विजयनगर शहरों में जल की आपूर्ति हो जाती थी। ठीक, इसके बाद देखिए, लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। हौज देखिए उसे कहते हैं, एक प्रकार का नहर होता है, यानी एक प्रकार का नहर बनाया जाता है। ठीक है, ताकि पेड़ों को जो है पानी दिया जा सके, या फिर जल की आपूर्ति किया जा सके, या जल इकट्ठा करने के लिए जो है हौजों का निर्माण किया जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर शहर में जो है कई सारे हौजों का निर्माण किया गया था, ताकि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके और जल की आपूर्ति की जा सके। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी शासक हुए उनके द्वारा जो है हौजों का निर्माण किया गया। सबसे महत्वपूर्ण हौजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ था, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज का पानी नहर के माध्यम से आसपास के खेतों को सिंचने और राजकीय केंद्र तक ले जाया जाता था। तो एक नंबर में पूछा जा सकता है कि किस हौज का प्रयोग जो है राजकीय केंद्र और खेतों को सिंचने के लिए किया जाता था। तो कमलपुरम जलाशय हौज का प्रयोग किया जाता था खेतों को सिंचने के लिए, विजयनगर साम्राज्य के खेतों को सिंचने के लिए, और राजकीय केंद्र तक ले जाने के लिए, राजकीय केंद्र तक जल की आपूर्ति करने के लिए किया जाता था इस हौज का प्रयोग, कमलपुरम जलाशय का प्रयोग। ठीक, इसके बाद देखिए, हिरिया नहर की रचना हुई। हिरिया कमलपुरम नहर के बाद जो है, कमलपुरम जलाशय के बाद, हौज के बाद हिरिया नहर की रचना हुई। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। तो इस नहर में तुंगभद्रा से, मतलब मोस्टली यही है कि मतलब तुंगभद्रा या फिर तुंगभद्रा नदी या फिर झरनों से जो है, पहाड़ के झरनों से जो है जल की आपूर्ति करते थे। तो हिरिया नहर का एक निर्माण किया गया, जहाँ पर जो है तुंगभद्रा नदी से जल लाया जाता था बांध बनाकर। ठीक, इस पानी का प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने के लिए किया जाता था। धार्मिक और शहरी केंद्र के बीच में जो घाटी थी उसको सिंचित करने के लिए हिरिया नहर का प्रयोग किया जाता था। ठीक, संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। जो सबसे पहला राजवंश था विजयनगर साम्राज्य का, संगम राजवंश, जहाँ से हरिहर और बुक्का प्रथम संबंध रखते थे संगम राजवंश से। तो इस राजवंश द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हिरिया नहर का निर्माण किया गया था। ठीक, तो इस प्रकार से जो है विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति की जाती थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये जो है 4 नंबर 8 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको जो है आप पॉइंट वाइज याद कर लें। इसके बाद देखिए, आज का दूसरा क्वेश्चन है, आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है विजयनगर साम्राज्य से, जो 8 नंबर और 4 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। महानवमी डिब्बा पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक, तो देखिए महानवमी डिब्बा क्या था। विजयनगर की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया था।
तो विजयनगर की कुछ अधिक विशिष्ट जो संरचना थी उनका भवनों के आकार और उसके आकार को देखकर और उनके कार्यों के आधार पर वहाँ पर क्या काम होते थे उसके आधार पर जो है इनके नाम रखे गए थे। जैसे राजा का भवन, यहाँ पर राजा रहते होंगे इसलिए राजा का भवन नाम दे दिया गया। ठीक। और फिर ये जो था सबसे विशाल था, इसके इसके 2 प्रभावशाली मंच थे। ठीक है, राजा का भवन नामक संरचना अंतः क्षेत्र में सबसे विशाल है। इसके 2 प्रभावशाली मंच, एक तो था सभा मंडप और एक था महानवमी डिब्बा। ठीक है, तो ये जो थे 2 भाग थे राजा का भवन। ठीक है, इसके 2 भाग थे ये। तो महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 1100 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है, इसका बेस, ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है, हाइट और बेस जो है आपको याद रखना है महानवमी डिब्बा का। ठीक। इससे जुड़े अनुष्ठानों का महत्व निम्नलिखित है। तो अनुष्ठान का मतलब होता है जो मतलब सामाजिक और धार्मिक कार्य सामाजिक और धर्म से संबंधित कार्य किए जाते थे, जैसे पूजा पाठ हो गया। ठीक। और भी कई सारे समाज और धर्म से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं, तो वे सब जो है किस में आते हैं, अनुष्ठान में आते हैं। तो अनुष्ठान से संबंधित है ये महानवमी डिब्बा। ठीक। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठानों संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार, जिसे दशहरा उत्तर भारत में कहा जाता है, दुर्गा पूजा बंगाल में कहा जाता है तथा नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में कहा जाता है, नामों से अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है, कि महानवमी के अवसर निष्पादित किए जाते थे। तो ये महानवमी का जो त्यौहार होता था महानवमी डिब्बा में धूमधाम से मनाया जाता था, और इससे संबंधित जो भी अनुष्ठानिक या अनुष्ठान से संबंधित जो कार्य होते थे, सामाजिक या धार्मिक कार्य, वो सब यहाँ पर किए जाते थे, आयोजित किए जाते थे। हाल ही में अभी दशहरा गया है और इसी त्यौहार को जो है यहाँ पर महानवमी डिब्बा में धूमधाम से मनाया जाता था। इससे संबंधित अनुष्ठानिक कार्य किए जाते थे। ठीक। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। और इस अवसर पर महानवमी के अवसर पर या दशहरा के अवसर पर जो है क्या करते थे, यहाँ के जो विजयनगर के शासक थे ये अपने ताकत का क्या करते थे, प्रदर्शन करते थे, लोगों को दिखलाते थे। काफ़ी लोग इकट्ठे होते थे, भीड़ इकट्ठी होती थी, उनको जो है अपने ताकत का प्रदर्शन करते थे। ठीक। इस अवसर के धर्मानुष्ठान में देखिए क्या किया जाता था, मूर्ति पूजा किया जाता था, राज्य के अश्व की यानी राज्य के जो घोड़े होते थे उनकी पूजा की जाती थी, तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। भैंसों की बलि दी जाती थी और इसके अलावा अन्य जानवरों की भी बलि दी जाती थी इस अवसर पर। ओके। इसके बाद देखिए, नृत्य और कुश्ती प्रतिस्पर्धा से लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता था। तो नृत्य होता था इस अवसर पर और कुश्ती भी होते थे, और इसके माध्यम से जो है कई लोग अपनी जो है क्या करते थे, प्रतिभा दिखाते थे। काफ़ी लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते थे नृत्य और कुश्ती में, और अपनी जो है प्रतिभा को, अपने टैलेंट को जो है दिखाते थे राजा को, और राजा जो है इनसे खुश होकर फिर इन्हें भेंट देता था, इन्हें उपहार देता था। सैनिकों की शोभा यात्रा और प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा तथा उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट राजा की शक्ति और वैभव के संकेत थे। इस अवसर पर जो है सैनिक की शोभा यात्रा होती थी, और नायक जो सेना के प्रमुख होते थे ये सारे इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होते थे। ठीक है, और फिर राजाओं द्वारा जो है क्या किया जाता था, अतिथियों को क्या दिया जाता था, भेंट दिया जाता था। ठीक। और उस भेंट से पता चलता था कि राजा जो है कितने शक्तिशाली है और कितने जो है वैभव हैं। ठीक। अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे राजा इस अवसर पर भेंट देकर। जितना ज़्यादा भेंट देते थे उससे उतना ही उनके शक्ति और वैभव का पता चलता था। इसके बाद देखिए, नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित समारोह में राजा द्वारा निरीक्षण किया जाता था। जो नायक के सेना होते थे उनका निरीक्षण राजाओं द्वारा किया जाता था कि सेना मजबूत है या कमज़ोर है या कैसे है, सैनिक कार्यों में कुशल है या नहीं। ठीक। इसके बाद देखिए, धार्मिक अनुष्ठानों से राजा व प्रजा की धार्मिक प्रवृत्ति की जानकारी मिलती है। तो धार्मिक अनुष्ठान जो है बड़े मंच पर किया जाता था महानवमी डिब्बा में। तो इससे जो है राजा और प्रजा की जो है धार्मिक प्रवृत्ति की जानकारी मिलती है
कि मतलब राजा और प्रजा जो थे उस टाइम भी विजयनगर साम्राज्य में भी क्या करते थे, अपने मतलब धर्म को क्या करते थे, फॉलो करते थे, धर्म से संबंधित कार्य करते थे। ठीक, इसके बाद देखिए, इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही अनियत कर भी लाते थे। इस अवसर पर जो है नायक क्या करता था, कर लाता था और फिर काफ़ी मात्रा में जो है राजा के लिए भेंट भी, बड़ी मात्रा में राजा के लिए भेंट लाते थे। ठीक है, राजा को खुश करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो थी महानवमी डिब्बा की कुछ विशेषताएं थी। महानवमी डिब्बा में जो अनुष्ठानिक कार्य किए जाते थे उसकी विशेषता थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान शब्दों में है। सेम टू सेम जो है इसको आप याद कर लें, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य में ये वाला क्वेश्चन महानवमी डिब्बा पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है आज के वीडियो का, वो है शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फ़ायदे और नुकसान थे। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है कृषि क्षेत्र को जो है क्या किया गया था, किलेबंद किया गया था, दीवारों से या फिर किले से जो है घेरा गया था। तो इसके जो है क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे, राजाओं ने जो है कृषि क्षेत्र को किलेबंद क्यों किया था, इसके बारे में है ये क्वेश्चन। तो इसके जो है फ़ायदे भी बताने हैं कृषि क्षेत्र को किलेबंद करने के, और फिर नुकसान भी बताने हैं कि मतलब कृषि क्षेत्र को किलेबंद करने से क्या फ़ायदा होता था और फिर क्या नुकसान होते थे। ठीक है, तो फ़ायदे और नुकसान दोनों बताने हैं। तो देखिए, शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के निम्नलिखित लाभ और हानियाँ थीं। तो पहले देखिए लाभ, जो फ़ायदे क्या थे कृषि क्षेत्र को किलेबंद करने के। आप जो है हेडिंग बनाकर भी जो है इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो लाभ का जो पहला पॉइंट है वो है युद्ध से सुरक्षा। युद्ध के समय जो है सुरक्षा करते थे कृषि क्षेत्र को। क्यों करते थे, देखिए मध्यकालीन युग में शासकों के मध्य युद्धों में घेराबंदियां की जाती थी। यह घेराबंदियां कई महीनों तक चलती थी। इनका उद्देश्य रसद या अन्न से वंचित करके शासक को समर्पण के लिए विवश करना होता था। तो युद्ध के समय जो है कृषि क्षेत्र पर भी हमला किया जाता था, यानी कृषि क्षेत्रों की घेराबंदी कर दी जाती थी ताकि दूसरे क्षेत्र का जो राजा है वो मतलब कमज़ोर पड़ सके और आत्मसमर्पण कर सके। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखा गया ताकि युद्ध के दौरान किसी प्रकार से अनाज की कमी ना हो। युद्ध के दौरान जो है अनाज की कमी ना हो, इसलिए जो है कृषि क्षेत्र को विजयनगर साम्राज्य में किलेबंद किया गया था। ठीक, तो पहला जो है ये हो गया किलेबंद करने के फ़ायदे कृषि क्षेत्र को। इसके बाद दूसरा देखिए, व्यवसाय में वृद्धि होती है। किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने से कृषि जो कि मुख्य व्यवसाय होता था में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती थी। चाहे युद्ध हो या फिर कुछ भी हो जाए, कोई भी संकट आ जाए, उस समय क्या आती थी, व्यवसाय में रुकावट नहीं आती थी, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण व किसानों को किसी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता था। ठीक, इसके बाद देखिए तीसरा लाभ, राजस्व के आय में वृद्धि। राजस्व के आय में भी वृद्धि होती थी। भूमि राजस्व के लिए आय का एक मुख्य साधन होता था। कृषि क्षेत्र सुरक्षित रहने के परिणामस्वरूप राज्य की आय में कमी नहीं आती थी और राज्य क्षेत्र के रखरखाव तथा प्रशासन का खर्चा चलाने में समर्थ रहता था। तो इन सब लाभ को देखते हुए जो है क्या किया गया था, कृषि क्षेत्र को किलेबंद किया गया था विजयनगर साम्राज्य में राजाओं द्वारा। ठीक, इसके बाद देखिए कृषि क्षेत्र को किलेबंद करने के जो नुकसान थे वो कौन कौन से हैं, या फिर इसकी हानियाँ क्या हुई। अधिक सेना की आवश्यकता। कृषि क्षेत्र को देखिए किलेबंद तो किया गया, फ़ायदे वे हुए, लेकिन उनको सुरक्षित रखने के लिए अधिक सेना की आवश्यकता पड़ती थी। किलेबंदी में कृषि क्षेत्र सम्मिलित करने से राज्य के सुरक्षा कार्य में वृद्धि होती थी, यानी राज्य के कामों में क्या होता था, बढ़ोतरी होती थी और अधिक सेना की आवश्यकता पड़ती थी इसे सुरक्षित रखने में। इसके लिए राज्य को अधिक सेना की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये जो है एक मतलब बोझ बन गया, एक कार्य और बढ़ गया राजाओं के लिए। ठीक, तो पहला हानि ये हुआ किलेबंद करने का। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा नुकसान महंगी व्यवस्था। किलेबंद करना एक महंगी व्यवस्था होती थी। यह एक अधिक महंगी व्यवस्था थी क्योंकि कृषि क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता था, काफ़ी दूर तक फैला होता था कृषि क्षेत्र, काफ़ी दूर एरिया तक कृषि की जाती थी, खेती की जाती थी, अतः उसकी सुरक्षा के लिए किलेबंद पर अधिक धन खर्च करना पड़ता था। अगर बहुत दूर तक कृषि हो रही है और बहुत दूर तक किलेबंद किया जाएगा तो पैसे भी अधिक खर्च होंगे। ठीक है, तो ये क्या थी, एक महंगी व्यवस्था थी। ठीक है ना,
किलेबंदी व्यवस्था क्या थी, एक महंगी व्यवस्था थी। फिर देखिए तीसरा नुकसान, किलेबंद क्षेत्र निश्चित करना कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि कितना क्षेत्र को किलेबंद करना है या निश्चित करना कठिन था, क्योंकि बहुत दूर तक जो है कृषि क्षेत्र फैले होते थे। कभी कभी यह निश्चित करना भी कठिन होता था कि नगर के आसपास का कितना कृषि क्षेत्र किलेबंद में रखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है किलेबंद के जो है कुछ लाभ है और कुछ हानियाँ हैं, तो इनको जो है आपको पॉइंट वाइज याद करना है। हेडिंग भी मैंने बना दी है, तो हेडिंग के साथ आप याद कर सकें तो हेडिंग के साथ भी याद कर सकते हैं। अगर आएगा क्वेश्चन तो आपको जो है इसी तरीके से जो है आंसर लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए क्या था, शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फ़ायदे और नुकसान थे। तो शहर के क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में जो है कृषि क्षेत्र को किलेबंद किया गया था, तो उसके नुकसान और फ़ायदे लिखने हैं। इसका आंसर जो है काफ़ी आसान शब्दों में मैंने बता दिया है। अगर आप ऐसे ही सेम टू सेम याद करेंगे और लिखेंगे, एग्ज़ाम में आएगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और ये जो है SST स्टडी पॉइंट चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।